जय हिंद दोस्तों मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन टॉपिकों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए यदि आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, जिससे इन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटी सेक्शन में मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन प्रश्नों का संकलन करने में मेरा साथ मेरे मित्र और इस चैनल के डायरेक्टर प्रदीप यादव ने दिया है। मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के अंग हैं। दोस्तों जब मैंने संसद का चैप्टर आपको पढ़ाया था उस समय अच्छी तरह से बताया था कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से संसद के अंग हैं मैंने बताया था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बार अच्छी तरह से बता देता हूं कि किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूं आपने इस दूसरे प्रश्न का आंसर गलत चूज़ किया है। आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल गलत है। साथियों एक बार फिर से प्रश्न को दोबारा पढ़िए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिकतम आयु की बात हुई है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु की बात नहीं कही गई संविधान में। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतम उम्र की बात नहीं कही गई है, सिर्फ न्यूनतम उम्र की बात कही गई है, वो 35 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए। बात लोकसभा की है साथियों, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 साल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो मैंने राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों की उम्र भी बताई थी मैंने, जो दोस्तों जब संसद वाला वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाया था, संसद वाला टॉपिक। ठीक है, तो लोकसभा की 25 होनी चाहिए, तो राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। और यह 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं। दोस्तों मैंने अच्छी तरह से बताया था और बार बार बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा संसद वाला तो एक बार देख लें। ठीक है, जिससे इन सभी प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो बी ऑप्शन में लिख रखा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, और डी ऑप्शन में लिख रखा है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है दोस्तों, गुप्त जोड़ना बहुत अति आवश्यक है। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठे प्रश्न की बात करें तो राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करें, भारत का उपराष्ट्रपति किस रूप में वेतन प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति पद के रूप में अपना वेतन प्राप्त नहीं करता। वो किस रूप में करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। वो एक अलग बात है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वें प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक को आहूत करता है। दोस्तों जब किसी विधेयक को लेकर डिस्प्यूट मामला हो जाता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108।
9वें प्रश्न की बात करें तो संसद का तत्व नहीं है। देखो फिर से बात आ गई यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार जोर देकर कि संसद वाला वीडियो आप मेरा देख लें अच्छी तरह से, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको संसद के तत्वों की बात में बताई थी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछा है संसद का तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा संसद का तत्व नहीं है। वो किसका तत्व है? विधानमंडल का। ठीक है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के तत्व होते हैं, और विधानसभा वो विधानमंडल का तत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। धन विधेयक या वित्त विधेयक हमेशा पेश किए जाते हैं। तो दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं। किस में पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। और धन विधेयक या वित्त विधेयक पर लोकसभा का एक अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि धन विधेयक या वित्त विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति धन विधेयक या वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। ठीक है दोस्तों, जब मैंने पंचायती राज व्यवस्था का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्होंने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ये 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बात किसने कही थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है? तो किसे कहा है दोस्तों? भाग 3 को। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14वें प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, तो कौन से देश से लिए गए हैं? देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड और डी है नीदरलैंड। तो कौन से लिए गए हैं दोस्तों? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का संबंध होता है, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे होता है? राज्य से होता है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों की बात बताऊं तो मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य से होता है। तो इस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? किस पर पड़ता है? अनुच्छेद 40 पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो मौलिक अधिकारों की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? ब्रिटेन को जाना जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले कौन से देश के संविधान में शामिल किया गया? तो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों की जननी की बात करें तो ब्रिटेन को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 18 की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ये है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। किस अनुच्छेद में संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात कही गई है, यानी कही गई थी? ठीक है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में कही गई थी? अनुच्छेद 31 में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में तो अनुच्छेद 31 है नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार को
सॉरी संपत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कहाँ पर डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 के या अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका कब आया, तो कब आया दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में आया। ठीक है, यानी रासुका कब आया, 1980 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, तो घरेलू हिंसा अधिनियम आया था आपका दोस्तों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में आया था। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 23 में बात कही गई है कि बाल शोषण और देह व्यापार नहीं होगा। ठीक है, तो ये घरेलू हिंसा महिलाओं से संबंधित था अनुच्छेद 23। तो फिर उस अनुच्छेद 23 के तहत ही 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। संसद मौलिक अधिकारों पर कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाती है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों पर कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत बनाती है, तो अनुच्छेद 35 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 35 के तहत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। राज्यसभा और विधान परिषद में किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और फिर उत्तर देना। राज्यसभा और विधान परिषद में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, यानी राज्यसभा और विधान परिषद में किसी प्रकार का कोई आरक्षण की बात नहीं कही है, यानी किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में, इन दो अनुच्छेदों में आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 में तो SC/ST को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जिसकी बात अगले प्रश्नों में की गई है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आ गया ना दोस्तों ये वाला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, तो अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, नौकरियों की बात चल रही है, नौकरियों में जो ST/SC OBC को आरक्षण मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 16 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का संबंध किस संविधान संशोधन से है। देखिए दोस्तों, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का संबंध को इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये बात कही गई थी 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यानी वर्तमान में लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करते थे ना राष्ट्रपति, तो वो जो एंग्लो इंडियन करते थे वो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यानी 104वां अमेंडमेंट के तहत उनको आरक्षण जो दिया जाता था एंग्लो इंडियनों को, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में वर्तमान में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने सदस्य किए जाते हैं, 12 सदस्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्य। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। देखो, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, निर्वाचित सदस्यों की बात कही गई है। ठीक है, यानी टोटल सीट तो 245 होती है। ठीक, राज्यसभा में टोटल सीट कितनी होती हैं, 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बाकी के सदस्य तो चुनकर आते हैं ना, चुनाव लड़के आते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं तो वो कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 233 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या कौन करता है, यानी मौलिक अधिकारों का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्याकर्ता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। राज्य सचिवालय का मुखिया होता है, यानी सचिवालय का जो हेड होता है, वो सेक्रेटरीट का हेड होता है, कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव होता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, यानी विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी हो सकती है दोस्तों, 500 हो सकती है। और न्यूनतम की बात करें
तो न्यूनतम दोस्तों 60 हो सकती है। हालांकि हमारे देश में ऐसे 2-3 राज्य हैं जिनकी न्यूनतम संख्या 60 से कम है, विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60 से कम है। लेकिन दोस्तों संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 500 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है। इसे आप याद रखना साथियों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। आपातकाल के समय मुख्य सचिव का पद किसकी तरह हो जाता है? दोस्तों जब देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल की स्थिति हो जाती है, तो फिर जो मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट है वो तो विफल हो जाती है, ठीक है। तो फिर उस समय आपातकाल के समय जो मुख्य सचिव है, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? तो दोस्तों उसकी स्थिति हो जाती है मुख्यमंत्री की तरह, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री कार्य करता है वैसे ही मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की तरह कार्य करता है इमरजेंसी के समय, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32 की बात करें दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? ठीक है, तो पहले तो दोस्तों 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब यहाँ पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो साथियों इसलिए यहाँ पर अब वहाँ की जो विधान परिषद थी वो समाप्त हो गई। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? तो दोस्तों 6 राज्य हैं, ठीक है। राजस्थान में प्रस्तावित है। अब प्रश्न 33 की बात करें तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होगा, ठीक है। तो कौन होता है लोकसभा में पीठासीन अधिकारी? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के संबंध में किसका क्षेत्र व्यापक है? ठीक है, यानी किसका क्षेत्र बड़ा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से भी ज़्यादा व्यापक क्षेत्र होता है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।